नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ एडवोकेट अलीशा कोहली। स्वागत करती हूँ आपका कानूनी ज्ञान सीरीज में। आज हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सेशन जज रिटायर्ड सुभाष गुप्ता जी, और हमारा पिछला एपिसोड जो था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पे, जिस पे हमें इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई थी, तो आज हम आप ही के सवालों के साथ दोबारा जज साहब के साथ आपके पास आए हैं और अपने सवालों के जवाब इनसे लेंगे। बट उससे पहले हम थोड़ा पिछले एपिसोड का रिव्यू कर लेते हैं। उसमें जज साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपका भी तो उसमें दो क्वेश्चंस जो थे हमारे, एक था कॉग्निजेंस को लेकर कि मैजिस्ट्रेट कब और कैसे कॉग्निजेंस लेता है, उस पे थोड़ी सी चर्चा रह गई थी। करेंगे। और एक चर्चा और रह गई थी कि एग्जेम्पशन ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज्ड इन द ट्रायल, उस पे भी चर्चा रह गई थी। तो मैं चाहती हूँ पहले आप इन दो क्वेश्चंस पे मैं ये कहता हूँ आपको कि ये दो क्वेश्चन हम बाद में लेंगे जो आपने उस वक्त कहा था, जैसे कि इंटर्म रिलीफ का इशू था, कंपनीज का था। मुझे लगता है पहले हम वो कंटिन्यू कर लें, ताकि मतलब मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के आए हुए दर्शकों के, तो ठीक है आप पहले वो कर लो। ये दो क्वेश्चन जो स्टार क्वेश्चन आपने किए हैं, तो इसको मैं बाद में कर दूंगा, ताकि उसकी कंटिन्यूटी बने रहेगी। जो आगे हमारा था, जो जितने रह गए थे मुद्दे, जब टॉपिक ये आंसर, तो ये हम दो जो पुराने हैं उनको हम रिव्यू करके कर देंगे। चलिए ठीक है। तो पहला सवाल दर्शकों का ये है कि हम कितनी बारी नोटिस जो है दे सकते हैं एक्यूज्ड को, और कितनी बारी चेक्स हम बैंक में लगा के कितनी बारी उनका डिसऑनर करवा सकते हैं। देखिए, मैं ये जी आपको क्लियर कर दूं, बैंक में चेक आप जितने मर्जी बार लगाओ, अप टू 3 months, whatsoever is period of validity is provided under the NI Act. That is 3 months. And presently it is a 3 months. So in between, till its period is over, validity is over, you can present again and again. And for with the जैसे expectation है ना आपको कि हो सकता है अकाउंट पैसे आ गए हों, आपने फोन किया, वो आपको कह रहा है मैं डाल दूंगा 10-15 दिन के, तो आप इन कंटिन्यूटी में ही। लेकिन एक मैं बात बता दूं, दूसरी बात, बार बार नोटिस नहीं चाहेगा। एक बार आपने जब काज ऑफ एक्शन को अवेल कर लिया मेरे मुताबिक, तो फिर आपको कंप्लेंट दायर करनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हो तो वो जो नोटिस जो पीरियड होगा, जो आपने अवेल किया, जो आपको डिसऑनर का मीमो आ गया, तो उसके बाद अगर आपने नोटिस नहीं दिया, ये मैं एक दो बना रहा हूं, इस पे दो सिचुएशन बना रहा हूं, अगर नहीं दिया, आपने नोटिस नहीं दिया, इट मीन यू हैव वेव्ड कि मैंने कंप्लेंट नहीं दायर करनी है। नेचुरली अगर और आपको एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है आपने फोन किया, उसने कहा मुझे टाइम दीजिए, तो जब आपका अगर विद इन टाइम है और आपको इत्मीनान हो जाता है, यू गॉट इट सेटिस्फेक्शन, आपको ये हो जाता है कि इसने मुझे पैसे नहीं देने हैं, तो आप जो लास्ट मेमो जब आपने लगाया विद इन वैलिडिटी पीरियड ऑफ द चेक, उसके बाद आप इसको नोटिस दे दो। नोटिस के बाद आपको जो भी प्रोसीजर हमने पिछले एपिसोड में किया था कि वो जब उसको मेमो आ गया, तो यू हैव टू गिव नोटिस विद इन 15 days और वेट फॉर 15 days of repayment, and if there is no repayment, then after 30 days you have to file the complaint. This is the procedure. This is a procedure. You once a notice, then there should be a complaint. In continuity, then cause of action survives according. तो इसका मतलब ये है कि बार बार आप लीगल नोटिस भेज नहीं सकते हैं। That will be abuse of the law. abuse वो हुई, एक बार आपने cause of action अवेल किया, तो फिर उसको अगर फिर आपने कंप्लेंट नहीं दायर की। एक बार मेरे पास एक ऐसा क्लाइंट आए थे, उन्होंने कहा कि मैडम अभी ना मैंने चेक भी नहीं लगाया, मुझे लीगल नोटिस भेजना है। वो कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। वो फिर आप इस चेक वाला के नहीं, फिर आप ऐसे लीगल नोटिस दे दो कि अगर उसका कोई ड्यू है विदाउट इन्वॉल्विंग चेक, अगर उसके पास अदर डॉक्यूमेंट्स हैं हैविंग प्रूफ कि भाई मैंने इसको कोई गुड्स दिया था या कुछ किस्म का कोई मूवल प्रॉपर्टी दी थी और मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑन दैट बेसिस यू कैन, जब 138 का इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट और एक्सक्लूसिव। उनके पास प्रॉमिसरी नोट भी था एंड ही वाज आल्सो हैविंग द चेक, बट चेक को उन्होंने छेड़ा नहीं था। तो देखो प्रॉमिसरी नोट का एक सिविल आपको पता है एक्शन है, सिविल एक्शन है, सिविल सूट कर सकते हो रिकवरी के और विद इन पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। तो चेक वाला इसमें भी है, जो आपने इसकी भी बात कर देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप जैसे आपने बात की कि विद इन 3 मंथ्स वो हमने वैलिडिटी अवेल नहीं किया, तो फिर आप सिविल एक्शन पे जो भी है जिसके पास चेक है, होल्डर ऑफ द चेक और ड्राई ऑफ द चेक और पेई ऑफ द चेक, तो उसके खिलाफ जो ड्रायर है, जो जिसने दिया है चेक, उसके खिलाफ आप सिविल सूट भी मेंटेन कर सकते हो इन ड्यू कोर्स विद इन ए पीरियड ऑफ लिमिटेशन। हाँ, 3 इयर्स जो भी पीरियड। ठीक। सर दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि whether it is a compoundable offense and if it is a compoundable offense, तो हम इसको किस किस स्टेज पे कंपाउंड कर सकते हैं? देखिए मैं इसको थोड़ा और एलैबोरेट करता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी आई है जी कि जब भी आपके पास कंप्लेंट आती है, कॉग्निजेंस मैजिस्ट्रेट ले लेता है और अक्यूज्ड उसके पास आ जाता है, तो एवरी पॉसिबिलिटी मस्ट बी एक्सप्लोर्ड, एवरी endeavor should be made by the magistrate to have settlement. By he should, or now there is one more question you put later on, that ADR system also is can be availed by in a check bounce cases also. This 138. तो वो हमें कोर्ट तो जो आपने कहा, जो वाली पहले वाली बात आओ ना, कंपाउंडेबल है, जे कंपाउंडेबल एट एनी स्टेज हो सकता है। एपिलेट स्टेज पे भी, एपिलेट स्टेज पे जब कन्विक्शन भी हो गई, अगर फॉर एग्जांपल कन्विक्शन हो जाती है तो ही इज रेडी। मेन क्या कंसिडरेशन, अमाउंट है, फाइन जो भी, और लेकिन इनहेरेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट यही है कि कंप्लेनेंट की कंसेंट होनी चाहिए। ही मस्ट बी रेडी टू गेट टू हैव ए सेटलमेंट, हैव ए कंपोजिशन ऑफ द पर्टिकुलर, क्योंकि ये तो आपको पता ही एक केस कंपाउंडेबल J138 के जो मामले हैं, NI एक्ट के जो भी मामले, वो कंपाउंडेबल ऑफेंस की उसमें आगे सेक्शन आया है, वन पर्टिकुलर सेक्शन इज अवेलेबल। सर एक क्वेश्चन और है, व्हाट इफ द पेयी डाइज, तो उसके बिहाफ पे क्या उसके एलाज जो है वो प्रोसिक्यूट कर सकते हैं एक्यूज्ड को? देखिए 2-4 स्टेजेस पे हैं। फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एक तो लिटिगेशन 138 का केस पेंडिंग है मैजिस्ट्रेट के पास, तो डेथ हो गई किसकी, कंप्लेनेंट की। नेचुरली जो उसका पैसा है वो जो भी उसके एलआर बनते हैं, मैं लीगल एयर की बात नहीं कहूँ, मैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो नेचुरली वो स्टेट जो उसका ये भी प्रॉपर्टी स्टेट ही है ना, वो कैरी करेंगे कौन, जो भी उसके एलआर होंगे कंप्लेनेंट के, पहले फॉर्म कंप्लेनेंट को टच करेंगे, तो नेचुरली दे हैव ए राइट टू कैरी द लिस्ट फॉरवर्ड, और वो सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं और प्रोसीडिंग एक्यूज के खिलाफ हो सकती है। नाउ अनदर कंटीन्यूअस अनदर सिचुएशन, नाउ आगे अगर उधर दूसरी साइड से एक्यूज की डेथ हो सकती है, डेथ हो जाए तो देन हिज एलआर्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड एज एक्यूज्ड। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करी होगी या कुछ भी है, अदरवाइज भी आपको हमारे जहाँ पे भी कहते हैं, हमारे ट्रेडिशनल सोसाइटी में कहते हैं कि भाई जो कर्ज किसी का वो आगे पीढ़ी तक मतलब उसको जिम्मेदारी बनती है उसको लिक्विडेट करने की। इसमें इसी सवाल से एक सवाल और निकलता है, अगर एक्यूज्ड मर जाता है और उसको फाइन के साथ साथ इम्प्रिजनमेंट भी हुई है, so whether the LRs will take the imprisonment also? No, that cannot, that is a vis-a-vis। हाँ, जो आपका पेनल्टी फाइन अमाउंट, फाइन व्हाट इज फाइन जो डबल द जो भी है चेक अमाउंट व्हाटसोएवर, वो उनकी लायबिलिटी जो वो बनती है, लेकिन दूसरा पार्ट जो आपके पनिशमेंट वाला वो अबेट हो जाता है टू दैट एक्सटेंट वन कैन, वो कह सकते हो। और एक और सिचुएशन में आपको जो पहले की कंटिन्यूटी में है कि फॉर एग्जाम्पल एक चेक दे दिया है, तो चेक बैंक में लग गया है, वो डिसऑनर हो चुका है, इन द मीनवाइल जो आपका ड्रायर ऑफ द चेक डाइज जब वो भी जो प्रोस्पेक्टिव एक्यूज कह सकते हो मर गया है, तो देन आपने रिकवरी करनी किससे करोगे, एलआर ऑफ द
दैट accused drawer उसमें अक्यूज कंप्लेन करोगे वो अक्यूज बन जाएंगे, उस सबर लेना चाहिए एक सिचुएशन। जी सर, एक क्वेश्चन और है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। कई बार डिस्प्यूटेड सिग्नेचर्स होते हैं और बैंक नहीं डिटेक्ट कर पाता और देन द लिटिगेशन बिगिंस। तो उस टाइम पे जो एज अ जज, एज अ मैजिस्ट्रेट, उस टाइम पे कैसे जो है उस चीज को डिटेक्ट किया जाता है कि ये जो सिग्नेचर वाकई जो एक्यूज कहता है ये मेरे सिग्नेचर्स नहीं है? जब वो कोर्ट में आता है Yes. चेक पे, जब मतलब वो जब ट्रायल चल रहा था, तो अगर वो कहता है कि चेक मेरे डिस्प्यूट्स करता है, तो आपको पता है कि ये एक्सपर्ट एविडेंस कलेक्ट की जाएगी। 73 है वो एप्लीकेशन देगा कौन? अक्यूज्ड इसमें डिस्प्यूटेड है। हाँ, अक्यूज्ड कह रहा है कि बर्डन उस पे है, बर्डन उस पे है, जैसे है जो प्रिजम्पशन है पिछले बार हमने कहा था, तो नाउ इट इज ड्यूटी ऑफ द, क्योंकि ही इज पुटिंग इट, और अदरवाइज आल्सो उसने ही करना है कि मेरे सिग्नेचर नहीं है। कोई भी मतलब वो एक्सक्यूज लेगा, कोई भी डिफेंस लेगा, तो नेचुरली उसमें क्या है, स्पेसिफिक जज साहब के पास एप्लीकेशन लग गई, ऑब्जेक्शन आ गए, ठीक है, बट एक जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अडॉप्ट, फिर उसके बाद उसके स्पेसिफिक सिग्नेचर लेके और जो चेक है बोथ वुड बी सेंट टू द एक्सपर्ट एफएसएल, वहां पे भेज के, तो देन वेट फॉर द रिपोर्ट। अगर समझो बाकी ही नहीं है तो देन दैट डिपेंड्स अपॉन द व्हाट वुड बी द सिचुएशन आफ्टरवर्ड्स। अकॉर्डिंगली द मैजिस्ट्रेट हैज टू एक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस भी जो इस केस के होंगे अकॉर्डिंगली होंगे। वी शुड नॉट डिले अपॉन। तो एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि whether the insolvency of the accused absorbs the liability? No, not insolvency क्या है, चेक डेट है, और कई बार एक बाइंडिंग कंपनीज बाइंडिंग अप पे भी है। चलो इसमें सीधा है कि इंसॉल्वेंसी इज नॉट ए ग्राउंड फॉर अब्सॉल्विंग, कोई उसका प्रोसीजर है अब किसी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने का, और वो भी उसके क्या है उसमें फिर इसका जो चार्ज है, मुझे लगता है इसमें कोई बार नहीं है कंप्लेंट दायर करने। सर, अब जो बात ये आती है कि एक पीछे भी एक जजमेंट आई थी हमारे J&K हाई कोर्ट की थी कि कंप्लेनेंट इफ रिमेन्स एब्सेंट, तो क्या वो जो कंप्लेंट है वेदर इट विल बी डिसमिस्ड, और अगर डिसमिस्ड होती है तो क्या सेम मैजिस्ट्रेट हैज द पावर टू रिस्टोर इट, और द पर्सन द कंप्लेनेंट हैज मूव टू द हायर अथॉरिटी? देखिए आपको पता है समन ट्रायल चलना है जी, तो समन ट्रायल में डिसमिसल ये डिफॉल्ट हो जाता है, तो ही द अक्यूज्ड इज कंसीडर्ड टू बी एक्विटेड साइमल्टेनियसली। जो भी एक समन ट्रायल का होगा तो उसमें एक्विटल समझो कंसीडर जाएगा कि वो होगा, यू कैन से नॉन प्रोसिक्यूशन इन डिफॉल्ट। तो जनरली है रिस्टोर कोई कंप्लेंट नहीं हो सकती, मुझे नहीं लगता कि रिस्टोर हो सकती है इस सिचुएशन में। हाँ, एक जो क्रिमिनल प्रोसीजर के मुताबिक हम जब ये देखते थे कि न्यू फैक्ट्स पे, वही फैक्ट्स थे, न्यू फैक्ट्स नहीं, वो उसी फैक्ट्स पे न्यू कंप्लेंट दायर की जा सकती है। तो जहां जो आपने कहा अगर वो सफिशिएंट काज प्रूव कर सकता है बाय गोइंग टू द एपलेट कोर्ट whatsoever remedy is available, then the direction as per the direction of the higher court accordingly वो भी कर सकता है। लेकिन fresh complaint on the same basis and by referring why he remained absent, if he proves the sufficient cause, then that complaint can be taken and can be taken on record and proceeded। मेरे ये एक जनरल सा है एक आंसर है इसको। तो ये जो हम एडीआर की बात कर रहे थे इसमें ये कि आजकल व्हेन द मैजिस्ट्रेट रेफर्स टू दी लोक अदालत आल्सो, लोक अदालत में बहुत सारे ऐसे आते हैं केसेस जहाँ पे कि इनका जो है सेटलमेंट कर दिया जाता है। अब उसके बाद परेशानी ये आती है कि फिर से जो है वो डिफॉल्टर बन जाते हैं। अब उसमें तो चेक तो रहा नहीं बीच में, नाउ देयर इज अ सेटलमेंट, देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज, अब पार्टीज आउट ऑफ पिक्चर है, कोर्ट इज आउट ऑफ पिक्चर, और फिर से मान लीजिए कि वो पैसे नहीं देते, देन व्हाट रेमेडी वी क्लाइंट? देखिए एडीआर सिस्टम है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मीडिएशन है, आर्बिट्रेशन है, जहां लोक अदालत में ही आजकल जिस केसेस जाते हैं, तो रिकवरी समझे एक किस्म की लायबिलिटी एक्सेप्ट हो गई जी। हाँ, जो व्हाटसोएवर इज, तो नेचुरली इसकी रिकवरी के लिए मुझे लगता है सिविल कोर्ट में एग्जीक्यूशन ही होगी, मतलब एग्जीक्यूशन जो हमारे सिविल कोर्ट एक्ट में
क्योंकि क्रिमिनल साइड तो कुछ ना हुआ। हाँ जी, तो है भी ये सिविल रंग की समिति है इसको जी। ये सिर्फ क्रिमिनल लायबिलिटी इसकी है कि जो पिछले बार भी बात की थी कि अनस्क्रैपलेस लोग हैं जो ट्रेड को नहीं चलना देते हैं, जिनका यही है कि मतलब प्रॉपरली कोई स्मूथली काम ना हो, फेयर नहीं हो, तो उनके चेक करने के लिए सिविल रंग है। तो मुझे लगता है ये सिविल कोड में ऑर्डर 21 होगा या 20 होगा फॉर रिकवरी आता, उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। सर एक सवाल ये है कि जो कंपनीज हैं, कई बार ऐसा होता है कि अपने जो मैनेजर्स वगैरह हैं, जो उनके थ्रू चेक्स वगैरह कंपनी की लाइबिलिटी के लिए वो दे देते हैं आगे, फिर उसके बाद जो है उनकी लाइबिलिटी किसकी रहती है? जो मैं इसको शॉर्ट कर दूं ना, दोनों who can be, how the company can be sued or how company can sue. Company can sue. In sue mean here sue would who filing of the complaint. Filing of the complaint. Who can file against whom complaint under this NI Act can be filed. This can be a proper. तो इसमें क्या है, आपने जो एक क्या होता है जैसे बैंक केसेस होते हैं आपने देखा होगा, उसमें जो अटॉर्नी होता है जो अथॉराइज्ड पर्सन होता है उन्हें नॉमिनेट किया होता है कि इसे आपसे कॉर्पोरेट बॉडी कंपनी है, फॉर्म होगी उसमें भी कोई होगा, तो उसको जिसको अथॉराइज उसको पता होना चाहिए ट्रांजैक्शन के निस्बत पता होना चाहिए रिगार्डिंग कि क्या ट्रांजैक्शन क्यों चेक लिया गया है, क्यों ये एनफोर्सेबल लाइबिलिटी बोर्ड लिखेगा और अपनी अथॉरिटी लिखेगा, देन ही कैन फाइल। लेकिन कंपनी एक पहले होगी कंप्लेंट, दूसरा जहां थ्रू इसके भी हो सकती है, तो जो मैनेजर हो सकता है, इसमें जनरली जिसके खिलाफ करना है आपने उसमें तय है कि इंचार्ज या रिस्पॉन्सिबल इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो ऐसा ही दोनों साइड पे है, अगर कंपनी के खिलाफ करना है तो कंपनी को एज ए लीगल एंटिटी करेंगे पार्टी है, और दूसरा करेंगे जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जो मैनेजर भी हो सकता है, सेक्रेटरी होता है, एमडी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसको वो अकॉर्डिंगली। अब जल्दी टाइम की कमी के कारण 3-4 क्वेश्चन हमारे पास रहते हैं। इंटरिम कंपनसेशन जो है वो कितनी, या इट इज मैंडेटरी, इट इज डायरेक्टरी, मतलब इस पे वो जनरली देखो जब इसमें लिखा है जो इसमें लॉ में है, जब अक्यूज आता है तो उसको इक्वेशन पुट होती है, जहाँ जैसे हम कहते थे चार्ज लग गया, तो ट्रायल स्टार्ट हो गया, तो उस वक्त कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है अप टू 20% ऑफ चेक अमाउंट उसको दे सकता है कंप्लेनेंट को, उसको इन ऑर्डर टू, तो एपीलेट स्टेज में है, हम थोड़ा इसको कर देंगे चार्ट, जो एपीलेट फॉर एग्जांपल कोई कन्विक्शन हो जाती है, तो वो जो उल्टा है कन्विक्शन हो जाती है, तो जब कन्विक्शन होगी तो अपील फाइल हुई, एपीलेंट को एपीलेट कोर्ट कहती है, एपीलेंट को एपीलेट कोर्ट अक्यूज की हुआ ना जिसको नीचे कन्विक्शन हो गई और वो उसको फाइन भी लग गया कि भाई 20% बिफोर प्रोसीडिंग इन द अपील, जो भी आपका बाद में देखेंगे, तो इस 20% डिपॉजिट कराओ, देन ये भी एक एज ए इंटरम कंपनसेशन कह लेते हैं, इंटरम रिलीफ कह सकते हो, ये सारा फ्रेंडली बना दिया है, जिस अगेंस्ट जो कंप्लेनेंट है उसको ही क्या लिखा है। सर जो हमारा एक ये ट्रायल रहता है, इसके लिए हमें स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं कि इसको कितनी देर में जो है कंप्लीट किया जाए? वो एक्ट प्रोवाइड करता है, इसमें गाइडलाइन एक्ट है, उसमें है कि डे टू डे प्रोसीडिंग, लेकिन जो आप जानते हो पॉसिबल नहीं होता है, और इंडेवर शुड बी मेड टू कंप्लीट इट्स ट्रायल विद इन 6 months, और डे टू डे अगर नहीं है तो उसमें आपके 2 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे, मैं उस पे पहला जो आपने कहा कॉग्निजेंस का मसला था। देखिए मैं आपको बताऊं, क्रिमिनल प्रोसीजर की जो सेक्शन 200 है वो वहीं पे है जी, तो मुझे लगता 138 में कोई और प्रोसीजर होगा फॉर टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस बाय ए मैजिस्ट्रेट इन एनआई अंडर एनआईए केयर, तो वो उसी को है। वहां वर्ड क्या है, मैंने पिछली बार भी बात किया, एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट, तो वो तो, लेकिन एक मैं बता दूं, ये थोड़ा सा इसको ये जो सफर रहा है कंप्लेंट है उसका फ्रेंडली बनाया हुआ है। तो एक केस मेरे नोटिस में आया, मुझे भी किसी एक आपके दर्शक ने कमेंट में डाला था, जिन्हें देखा, उसमें क्या था, उसने कहा कि सेक्शन उसमें है पर्टिकुलर, मैंने कहा मैं जो मेरी अपना है, ये जो 145 है सेक्शन, जो एफिडेविट वो है ट्रायल के टाइम पे, जैसे मैंने पिछले बार भी कहा हाँ, कि जो वो एफिडेविट देना है
जब एज ए पीस ऑफ एविडेंस, पीस ऑफ एविडेंस है, पीस ऑफ एविडेंस। हाँ एक है, उन्होंने कहा अभी जे उनमें थोड़ा उसमें है पीस ऑफ एविडेंस, वो दो जो एफिडेविट दिया है ड्यूरिंग किसने, कंप्लेनेंट या उसके विटनेस से, वो दोनों यूज कर सकते हैं उसमें फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन। उसके बाद मैं और आगे जाऊंगा कि ऐसा ही इस जजमेंट में एक जजमेंट मैं रेफर करूंगा आपके पास, तो वो बैंक एसोसिएशन वाली आपने पढ़ी होगी। तो कि क्या जो हम एफिडेविट के टाइम जब कॉग्निजेंस लेते हैं, वो मैं आगे थोड़ा उसको पहले बाद में, फिर मैं आगे जा रहा हूँ कि उसको अक्यूज्ड भी अपना डिफेंस एविडेंस लीड करने वो भी एफिडेविट दे सकता है और उसको क्रॉस एग्जामिनेशन वो भी कर सकता है, ये जो इस सेक्शन है। लेकिन अभी बात आ गई, ये एक आपके पास जजमेंट होगी, मुझे आप बताइए। मैं इंडियन बैंक एसोसिएशन, हाँ जी, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, इंडियन एसोसिएशन एंड अदर्स एंड यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इसमें क्या हो गया कि एक बैंक वाले गए, उन्होंने कहा कि हमारी रिकवरी नहीं हो रही है, जो बैंक्स जो चेक्स है ये कोर्स इस डिस्पोजिंग ऑफ द केस बहुत डिले कर रहे हैं, तो कॉग्निजेंस लिया अंडर आर्टिकल 32 हो गए, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक उस पे काफी बात हुई, बैंक था राधा कृष्ण, आई थिंक उनका ही बैंक था, के एस राधा कृष्ण, विक्रमजीत सेन जो मतलब जीत सेन थे, इनका बेंच था। उन्होंने मेन जो उसमें किया वो मुझे लगा है, उन्होंने एक गाइडलाइन दी है। गाइडलाइन क्या दी है कि भाई अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है, अगर मैजिस्ट्रेट को, उसको आप मैं पढ़ के बताऊंगा आपको, ये वाला ये थोड़ा सा इसका आगे दर्शकों के लिए अच्छा रहेगा। आज थोड़ी टाइम की कमी, लेकिन हम ये कंप्लीट करके जाएंगे। मैं डायरेक्शन क्या है, ये जो बाकी तो बात रही उन्होंने, क्योंकि ये इनका एक शिकायत थी बैंक जो बैंकर्स हैं कि ये इनको केस का प्रॉपर डिस्पोजल नहीं और टाइम काफी कंज्यूमिंग है और हमारी रिकवरी और हमारा फाइनेंस सिस्टम बैठ गया है। तो इसलिए इस इन्होंने आया, तो कोर्ट ने कहा, लास्ट में जो डायरेक्शन है इसमें कहा, डायरेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दी है, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ओब्लिक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट on the then when the complaint under section 138 of the act is presented shall scrutinize the complaint, scrutinize करनी है कंप्लेंट को, उसके कंटेंट्स पढ़ने हैं, एलिगेशन पढ़ने हैं, क्या वो कंटेंट 138 वाला पूरा हुआ, ठीक है ना, कंप्लेंट में, एंड कंप्लेंट इज accompanied by the affidavit and documents, कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकता है if any, और found to be in order। उन्होंने कहा कि ये सारा, ये नहीं कहा उन्होंने कि भाई जैसे 200 में है जी, तो उन्होंने कहा कि अगर ऑर्डर में है टेक कॉग्निजेंस डायरेक्ट इश्यूएंस ऑफ द समन। ये सारा किया है कि इनकन्वीनियंस नहीं हो, कि वो बैंक का मैनेजर बैंक छोड़ के आए, अटॉर्नी उनका आए और वो एफिडेविट पे ही, और सेटिस्फेक्शन डिस्क्रिशन किसकी, मैजिस्ट्रेट की। तो ये जो रेगुलेट है, और आपको पता है आर्टिकल 141 ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भी जज मेड लॉ है, तो जज मेड लॉ इज ए लॉ ऑफ लैंड एंड एवरी whatsoever quasi judicial authority or everybody is supposed to comply with। तो ये लगता है कि इसी के, और वो अच्छी जजमेंट है, ये कंप्लेनर फ्रेंडली है, बैंक है, और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और बैंक भी उनमें से है, उनको मद्देनजर इरशाद का ये थोड़ा सा इसको प्रोसीजर ऐसा बनाया है कि एफिडेविट पे भी प्री समनिंग कॉग्निजेंस ले जा सकता है और प्रोसेस इशू किया जा सकता है, इसमें ये भी है। दूसरा एक क्वेश्चन आपका था, लास्ट क्वेश्चन हमारा यही था कि या पर्सनल एग्जेम्पशन ऑफ द एक्यूज्ड इन द ट्रायल। देखिए दो किस्म का है इसमें, एक इसमें जो 138 में है, इसमें एक सम्मन ही इस किस्म का बनाते हैं, वो इन्होंने इसी गाइडलाइन में है, इस किस्म का बनाओ सम्मन, या और भी साइटेशन आपको मिल जाएंगे, तो भाई उसमें ये कहो भाई एक्यूज को कि भाई आप पैसे दे दो, क्या आपका क्या कंपाउंड करना चाहते हो, तो उसमें और उसमें उसको दिया, अगर उसका स्मार्ट आ जाता है पॉजिटिव कि मैं देना चाहता हूँ, तो वो फिर उसकी अपीयरेंस भी डिस्पेंस भी कर देते हैं। अभी ऐसा शुरू नहीं हुआ वैसे, मतलब एक ये अच्छा ये डायरेक्शन है, अभी डायरेक्शन है, मतलब
कई बार एग्जीक्यूट होती है, इम्प्लीमेंट होती है कई बार। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कही, लेकिन वो एक बड़ा जो उस पर जिम्मेदारी बढ़ी है, किस पे? एक्यूज पे, और मैजिस्ट्रेट पे भी जिम्मेदारी है, और उस जो उसका डिफेंस लॉयर है उसमें भी जिम्मेदारी है। जनरली क्या होता है, आपने 313 का जो क्रिमिनल प्रोसीजर आपने कर लिया, जो उसको इक्वेशन पुट करनी है, तो अगर वो उसको क्वेश्चनरी भेजना पड़ता है। ये इस जजमेंट में जो बैंक वाली एसोसिएशन वाली हमने जजमेंट अभी रेफर की, तो इसमें वो एक क्वेश्चनरी कोड भेजेगी उसको, फिर वो उसको क्वेश्चनरी मीन के जो बर्ड्स एवरेज इनक्रिमिनेटिंग मटीरियल जो एविडेंस में आया है, तो वो उसको भेजेगी। अगर वो उस पर साइन करके वापस भेज देता है क्या, और एक और लेना है उसको एविडेंस अंडरटेकिंग, नो प्रेसिडेंट विल बी कास्ट in such type of examination by corresponding, not by direct question and answer by the courts. No, फिर वो प्रेजुडिसबल, क्योंकि जनरली क्या होता है, सामने होता नहीं, फिर क्या करते हैं, ये एपिलेट कोर्ट, रीजनल कोर्ट में चले जाते हैं और विद कि जज साहब ने प्रॉपर 313 कंप्लायंस नहीं की है क्रिमिनल प्रोसीजर, ये जनरल बहुत बार होता है। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए, और एक बड़ा हार्ड प्रोसीजर है, लेकिन दिस इज ऑल डिपेंड्स अपॉन डिस्क्रिप्शन ऑफ द, और कई बार कोई होता है पहले ही एग्जम्प्ट हो कोई बंदा और डिस्टिंक्टली लोकेटेड है, उसका बिजनेस है, और इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ये भी मतलब उन्होंने क्या है कि डिले रोकने के लिए ट्रायल को कंक्लूड करना जितना जल्दी हो सके, इट इज इन इंटरेस्ट ऑफ द कंप्लेनेंट ओनली। यस यू आर राइट। तो ये नहीं है कि वो नहीं आ रहा तो 313 जैसे आपने देखा कि वो एग्जाम्प्ट हुआ है, 4 डेटों पे आया ही नहीं, जनाब आज क्या हो गया, आगे बड़ा बिजनेस है, तो इन ऑर्डर टू कंक्लूड, तो ये एक तरीकाकार अपनाया हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे लगता है कि बहुत सारे कंसेप्ट जो लास्ट एपिसोड में क्वेश्चंस रह चुके थे, बहुत सारे कंसेप्ट, इवन मेरे कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हुए हैं आज के इस एनलाइटनिंग एपिसोड से। So we are very thankful to Judge Sahab for giving their precious time to us, and thanks to you also for watching this episode. तो आज का एपिसोड यही खत्म करते हैं, और इसके साथ मैं आपको एंड में यही कहना चाहूंगी, अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो और अगर आपको लग रहा है कि आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन पास हो रही है, तो इस इन्फॉर्मेशन को आगे भी पास करें, सिर्फ एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबा के और शेयर बटन दबा के। थैंक यू सो मच।